आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 12। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम समझेंगे। पहले तो हमको इलेक्ट्रिक का जो मेन ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक लेटर है, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक वर्ड is came from a Greek letter electron। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाता है। वो किस एटम में किस वे में पाया जाएगा वो हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन के रूप में समझते हैं। तो हमें अभी देखना है कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट में जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है और किसकी वजह से फ्लो होता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हमको एक डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके पहले हम लोग को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैसे पाया जाता है। सो चार्ज हर एक बॉडी में अपना अपना गॉड गिफ्टेड रूप में पाया जाता है। चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक बॉडी में स्टेबल रूप में न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। मतलब हर बॉडी में चार्ज रहता तो है, पर हम जब उसको एक फ्रिक्शन के दौरान जब उसमें प्रोडक्शन होता है चार्ज का, वो तब एक प्रॉपर वे में दिखता है हमें। तो उस चार्ज को हम जब तैयार करते हैं, मतलब वो जब हो जाता है इंड्यूस, तब वो अपना नेचर शो करता है कि वो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ गए कि क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। लिख देती हूँ, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम में, वो एटम के बीच में होते हैं, मतलब सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और चारों ओर जो आपका मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वो आपका न्यूक्लियस के बाहर की तरफ होता है। यही आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता कैसा है हर एक बॉडी के अंदर। तो हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो पहले हमको देखना है कि एक बॉडी जो न्यूट्रल कंडीशन में है उसमें चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने रखा है। समझ लीजिए कि ये एक लाइटर ऑब्जेक्ट है। लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब हल्का ऑब्जेक्ट। उसके कंपैरिजन में मैंने एक हेवी ऑब्जेक्ट रख दिया। हेवी ऑब्जेक्ट मतलब लाइटर ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा भारी। अब हमको दोनों के बीच में, अब ये दोनों पहले तो है न्यूट्रल स्टेट में, मतलब दोनों में अभी तक चार्जेस नहीं आए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है, मतलब दोनों में प्लस माइनस इन सेम कंडीशन में है। मतलब इसमें भी प्लस माइनस में सेम अमाउंट में है, इसमें प्लस माइनस सेम अमाउंट में है। और दोनों को कैंसिल करके न्यूट्रल चार्ज, मतलब दोनों में चार्ज ही नहीं है, 0% चार्ज है। अगर हम इसके बीच में एक फोर्स को अप्लाई करें, मतलब एक फ्रिक्शन क्रिएट करें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसीजर दिखेगा। जैसे समझ लीजिए कि हम एक लाइट ऑब्जेक्ट को हेवी ऑब्जेक्ट के साथ घिस रहे हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जब हम एक दूसरे के साथ उसको रब करते हैं तो एक फ्रिक्शन बनता है। फ्रिक्शन मतलब एक हम बोल सकते हैं कि फोर्स हम फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंट करते हैं। अगर उन दोनों के बीच में एक हीट प्रोड्यूस होगी, उसी कंडीशन में दोनों के अंदर चार्जेस बनेंगे। मतलब इसके अंदर प्लस माइनस चार्ज तो था, पर वो
में था, मतलब वो दोनों अपने आप को कैंसिल कर रहे थे। पर जब हम दोनों को फ्रिक्शन में लाए तो प्लस माइनस दोनों के बीच में ट्रांसफर होने लगे एक दूसरे के साथ। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट का एटम्स एज कम्पेयर टू अ लाइटर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रहेगा, तो मास के अकॉर्डिंग इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पहले लाइटर ऑब्जेक्ट में जाना प्रेफर करेंगे। मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होंगे वो पहले तो जाएंगे एक लाइटर ऑब्जेक्ट के पास दौड़ दौड़ के। फिर ये फ्रिक्शन के दौरान हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग फ्रिक्शन, मैं लिख देती हूँ, ड्यूरिंग फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम heavy object to lighter object। ठीक है, जब फ्रिक्शन होता है उस टाइम इलेक्ट्रॉन जो हैवी ऑब्जेक्ट में है वो लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। जब फ्रिक्शन को हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हुए वहाँ पर एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्रिक्शन के दौरान जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बहुत रैपिडली मूव हो गया टुवर्ड्स से लाइटर ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा रहे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फील्ड था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा था, मतलब जनरेट हो गया। और जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट था जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए उस तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव फील्ड ज़्यादा बना। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव होकर जिस ऑब्जेक्ट की तरफ गया, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट से लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ गया, मतलब पॉजिटिव फील्ड से नेगेटिव फील्ड की तरफ उसका एक मूवमेंट सप्लाई हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि द फर्स्ट हैवी ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज टू बी अ पॉजिटिव चार्ज एंड द लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई फ्रिक्शन के दौरान। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम देखते हैं ये फ्रिक्शन के टाइमिंग के साथ चले हम। जब हमारा फ्रिक्शन रोक दिया गया तब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब अगेन हम बना लेते हैं अपना लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट को। ये हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट था। अब हमारे पास फ्रिक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब हमने रोक दिया। अब जितना परसेंट इससे इलेक्ट्रॉन हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट में गया होगा, अब क्या होगा, ये अपना अपना चार्जेस को नेचर शो करना दिखाएगा। अब हमारे पास ये एक प्लस पॉजिटिव फील्ड का एक नेचर बना और ये हमारे पास नेगेटिव फील्ड का एक नेचर बन के आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि दोनों में जब चार्जेस आए दोनों में एक अट्रैक्शन का वे दिखाई दिया। मतलब जब फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया तो मैं लिख देती हूँ व्हेन फ्रिक्शन कंप्लीटेड, मतलब हमने जब फ्रिक्शन को रोका, फ्रिक्शन अपने आप कंप्लीट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम जब फ्रिक्शन करेंगे तो फ्रिक्शन बोलेगा कि हो गया। हमको फ्रिक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा विद आवर ओन फोर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन फ्रिक्शन इज कंप्लीटेड और स्टॉप्ड, then charges have induced by their own nature, मतलब किसमें पॉजिटिव दिखाई देगा किसमें नेगेटिव दिखाई देगा वो कौन डिसाइड करेगा कि किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है और किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हेवीली स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो हमने बेसिकली क्या देखा, जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से टाइटली बॉन्ड नहीं था, इसीलिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव हो गया इजीली। और लाइट ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन शायद अच्छे से मूव हुए, मतलब अच्छे से बॉन्ड हुए होंगे, इसीलिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन खिंच गया। ये फ्रिक्शन के दौरान हुआ। हमें पता है कि हैवी ऑब्जेक्ट जो रहता है, मतलब जो भारी ऑब्जेक्ट रहता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आयरन का रॉड या फिर आयरन का कोई मेटल ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हेवीली टाइटली बॉन्ड होते हैं, पर फ्रिक्शन के दौरान हमने ज़बरदस्त से उससे इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हैवी ऑब्जेक्ट के तरफ लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अच्छा, अब
हमारा इंटेंशन क्या है कि अट्रैक्शन करवाना। अट्रैक्शन हम नहीं करवा रहे हैं, चार्ज अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, बस हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का एक मीडियम तैयार किया। बाकी चार्जेस तो अपने आप ही क्रिएट हुए। किसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो तो हमें नहीं पता, पर हमने फ्रिक्शन करवा के एक प्रॉपर वे में चार्जेस प्रोडक्शन करवा दिया। अच्छा, अब हमारे पास फ्रिक्शन के बाद बारी आती है करंट की। ठीक है, मतलब करंट कितना सप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स देयर बिटवीन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर हो गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूट्रल स्टेट में वापस जाना चाहेगा। फ्रिक्शन के बाद अट्रैक्शन उनका अपना नेचर रहेगा। अट्रैक्शन हो जाने के बाद वो अपने न्यूट्रल स्टेट में वापस आ जाएंगे और इसी दौरान एक करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गए। अब हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन्स को लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्सफुली लिए थे। अब क्या होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट अपने अपने से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट करना चाहेगा तो ये किसको डोनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है जिससे इसने लिया, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अपने न्यूट्रल स्टेट में वापस जाने के लिए इसको उतने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ आराम से मूव कर जाएगा, मतलब इसके बीच में एक अट्रैक्शन थ्योरी हमको बहुत इजीली देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ बोल देती हूँ यार, अट्रैक्शन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इनके बीच में ये फ्रिक्शन के बाद का प्रोसेस है। अच्छा, अब लाइट ऑब्जेक्ट जब हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा, जब दोनों के बीच में एक एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी एनर्जी को हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो अब अपना स्टेट में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू बी न्यूट्रल अगेन इट्स ओन स्टेट, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन लाइट ऑब्जेक्ट से हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चाहेगा, उसके बीच में जो हमारा एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसी एनर्जी फील्ड को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन। इतना क्लियर? अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे स्टोर करें वो हमको देखना पड़ेगा। जब लाइट ऑब्जेक्ट हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चाह रहा है, उसके बीच में जो एनर्जी बन रही है, फील्ड बन रही है, ये फील्ड हमारा एक इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड को शो कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते करते हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट भी आ गई। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थी वो पहले तो लाइट ऑब्जेक्ट की से हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हुई, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही स्टार्ट हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट है उससे इलेक्ट्रॉन जब हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, तो हमें एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। इसी अट्रैक्शन में जब हम लोग को, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ना, तो वो हमको देखने को मिलेगा लाइट ऑब्जेक्ट से, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट ही हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितना हैवी ऑब्जेक्ट से लाइट ऑब्जेक्ट ने एब्सॉर्ब किया था, अब वही लाइट ऑब्जेक्ट अपने आप एक अट्रैक्शन थ्योरी की मदद से इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट को देने की कोशिश कर रहा है, वापस से उसको इसमें न्यूट्रल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। और हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस बार जब दोनों के साथ अट्रैक्टिव मोड पे बिल्कुल परफेक्टली पहुंच जाएंगे, तब हमारे पास अट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट भी फॉर्म होगा। जब दोनों के साथ एक स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों के साथ चिपक जाएंगे, दोनों के साथ बिल्कुल अट्रैक्शन में आ जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों में करंट और फ्रिक्शन खत्म हो चुका है। अच्छा, अब हम इतना समझ गए कि इलेक्ट्रॉन लाइट ऑब्जेक्ट से हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है और हेवी ऑब्जेक्ट से लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ फ्रिक्शन के दौरान एक करंट प्रोडक्शन होता है। मतलब हमने क्या सीखा कि करंट विल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड गोज टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन विल बी मूव्ड फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट।
तो इतना क्लियर। अब इसके सेंटेंस को हम एक काम करते लिख देते हैं। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। व्हेन हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के बिना कुछ नहीं है, तो हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, movement of electron in opposite direction of current production it is called electric current। मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर पा रही है। तो हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही हमको दिखाना पड़ता है वेक्टर फॉर्म में, और हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे इन अ चैप्टर। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज से नहीं बनता, पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन से हमारे पास कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और हम अब सीखेंगे कि कैसे हम एक करंट को इन अ सर्किट या फिर हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो हमने बचपन क्लास में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब क्या होता है, इसके पहले हमको एक थ्योरी सीखनी पड़ेगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लाइट ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द हैवी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अट्रैक्शन, तो उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बहुत बड़ी थ्योरी में देखने को मिलेगी। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने अभी समझाया था कि लाइट ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी, यही सेम चीज़ है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट में जैसे कि इसमें अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें जैसे हमने फ्रिक्शन करवाने के बाद एक अट्रैक्शन करवा के दोनों को न्यूट्रलाइज कर लिया था, पर इस बार हम क्या करेंगे, चार्जेस को देखने के लिए कि उसमें किस ऑब्जेक्ट में किस प्रकार का चार्ज है उसको हम स्टोर करके रखेंगे। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, और एक और ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल की तरफ भेजने की कोशिश किया। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट मतलब जो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ किस तरह का मोशन दिखाएगा। पहले तो वो चेक करेगा कि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो उससे हैवी है या लाइट है। मान लो कि कोई हमारे पास बलून है, वो बलून नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड एटम क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम उसको वॉल की तरफ मूव करवाने की कोशिश करें तो वॉल का जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो उसके साथ अट्रैक्ट करेगा। मतलब बेसिक एग्जांपल है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको सीखना है कि करंट को हम कैसे अपने मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे स्टोर करके एक सर्किट में फ्लो करवाते हैं। सो मान लो कि हमारे पास एक मेटल का बॉल जो कि न्यूट्रल, ठीक है, और हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड वुलन क्लॉथ है, ठीक है। हमने फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रीफाइड कर लिया। एक न्यूट्रल बॉल है और एक न्यूट्रल मेटल बॉल है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड वुलन क्लॉथ है। नेगेटिवली चार्ज वुलन क्लॉथ किस तरह से बन के आया है, एक ग्लास रॉड से फ्रिक्शन करवाने के बाद।
ग्लास रॉड को हमने अलग कहीं रखा है, इसको हमने इलेक्ट्रीफाइड किया, न्यूट्रल नहीं किया, इलेक्ट्रीफाइड करके छोड़ दिया, क्योंकि हमको अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का करंट चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल बॉल में वुलन क्लॉथ का जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उसको सप्लाई करेंगे। तो हम इसके अंदर एक मतलब हम बेसिकली जो देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितना भी स्टोर रहता है एक बॉडी के अंदर वो हमको डिस्चार्ज करना है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट किसी मतलब अदर ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन में जब आते हैं तब वो अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर हमको इस बार किसी नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को किसी अलग जगह पर सप्लाई करना है। इसके लिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रूल फॉलो करेंगे, मतलब हमारे पास इस बार एक कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग डिस्चार्ज कर पाए इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करने के लिए एक कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कंडक्टर बेसिकली हमारे पास ऑल मेटल्स आर कंडक्टर एंड ऑल नॉन मेटल्स, या फिर हम बोल सकते हैं वुड, प्लास्टिक, दे आर इंसुलेटर, दे आर दैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब जितने भी वायर रहते हैं कंडक्टिव वायर, वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत बेटर कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छा करंट भी फ्लो होगा ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कि ये मेटल बॉल है और ये नेगेटिवली चार्ज वुलन क्लॉथ है, इनके बीच में मैंने एक मीडियम रखा कंडक्टर, एक कॉपर का वायर मैंने कंडक्टर रखा। अगर इनके बीच में मैं एक कॉपर का वायर को अटैच कर दूँ, एक साइड मैंने वुलन क्लॉथ को चिपकाया, एक साइड में मैंने बॉल को एक एंड ऑफ कॉपर वायर मैंने मेटल बॉल, न्यूट्रल मेटल बॉल को चिपका दिया। अब दोनों के कांटेक्ट के बीच में हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग वायर है। कौन सा? कॉपर का। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। वो इलेक्ट्रिक हमारे घरों में वायर में कॉपर का वायर ही लगता है। अच्छा, अब इस टाइम हमारे पास क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज वुलन क्लॉथ है, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे मैक्सिमम, वो इलेक्ट्रॉन अब बहुत इजीली कंडक्टिंग वायर में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे। कॉपर का मैं लिख देती हूँ, copper wire helps the electrons move very fast and very easily, and then the electron will be flow towards the copper wire। जब कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत अच्छे से होगा, उसी टाइम आपका जो है न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरेशन भी बहुत अच्छे से होगा। जितना अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उतने अच्छे से हम मेटल बॉल में इलेक्ट्रिक फ्लो करवा सकते हैं। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने घरों में भी वायर्स लगाते हैं। जैसे हमें पता है कि मतलब 3 टाइप्स के, हम उसको चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के कंडीशंस हमको देखने को मिलता है एक वायरिंग में। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट होता है आपका लाइव, फिर आपका होता है न्यूट्रल, फिर आपका होता है अर्थ। जो आपका लाइव है और न्यूट्रल है वो आपको तार में देखने को मिलता है, मतलब वायर्स में आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। मान लो कि कहीं पावर हाउस से आपका इलेक्ट्रिक बन रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक अब वो इलेक्ट्रिक कैसे बन रहा है वो तो हमारे चैप्टर में इतना डिटेलिंग नहीं है, पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के दौरान से बनता है। मतलब हम एक बेसिक सा एग्जांपल समझ गए कि फ्रिक्शन इज मेड पॉसिबल टू जनरेट द करंट। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट को जनरेट बहुत मीडियम से किया जा सकता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट से, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली डिनोटेड फॉर द करंट सप्लाई। तो हम लोग का एक जो हमारे घरों में करंट फ्लो होता है वो हमारे कहीं दूर के पावर हाउस से आता है। मतलब जो हमारे पास ट्रांसफार्मर वगैरह रहता है वो हमारे बेसिकली करंट को AC DC वोल्टेज में मतलब सप्लाई करते हैं, और बाकी हमारे पास जो पावर हाउस रहता है उसमें करंट बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आया ये थ्योरी कि हमारे घरों में करंट आता कैसे है। अब हमें तो पता चल गया कि करंट कंडक्टर वायर के थ्रू आता है। अब कंडक्टर वायर में हमारे सारे घरों में कंडक्टर वायर लगा हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे घरों में कंडक्टर वायर मतलब हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो अप्लायंसेस को ऑपरेट कैसे करता है। अब कंडक्टर वायर तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर ले रहा है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट हमारे ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
अगर हम एक कंडक्टिंग वायर को अपने हाथों से चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और शॉक के कारण बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसी के लिए ये लाइव और न्यूट्रल हमें जो है वायरिंग में देखने को मिलते हैं, और ये दो के बाद हमें एक अर्थ कंडीशन भी देखने को मिलता है, मतलब अर्थ रूल में हमको बेसिकली अर्थिंग सिस्टम देखने को मिलता है। हर एक घरों के वायरिंग में एक अर्थिंग का व्यवस्था रहता है। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो हमारे जितने भी करंट हैं, मतलब जितने भी कंडक्टिंग वायर हैं, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होने लग गया तो हमारे अप्लायंसेस को चांस है जल जाने का, और मतलब बहुत बड़े बड़े रिस्क एक्सीडेंट्स के भी चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके घर के जहाँ पर मेन पावर, जहाँ पर आपका मेन करंट, मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोल लगा रहता है घर का, वहीं आपका अर्थिंग का सिस्टम लगा रहता है। जहाँ पर आपके ग्राउंड के अंदर एक मेटल शीट लगी रहती है, वहाँ पर आपका जितना भी एक्सेसिव करंट है जो आपके घरों के अंदर फ्लो नहीं होना चाहिए वो एब्जॉर्ब करता है। मतलब हमने ये देखा कि अर्थ इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द मेन एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको पहले तो अपने 2 पॉइंट्स में ह्यूमन और अर्थ को लिखना ही है। अगर ऑब्जेक्ट्स का नाम बताया गया है तो आप ऑल मेटल्स और आयरन ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हो, पर अगर आपको अर्थ और ह्यूमन का एग्जांपल देना है तो आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देना। इंसुलेटर में आपका प्लास्टिक और वाटर ये सब भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। वाटर इज अ इंसुलेटर, हम ऐसे बोल सकते हैं, पर वाटर के अंदर अगर करंट फ्लो हो गया तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एग्जाम्पल बन जाता है। इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम डिफरेंस बिटवीन में पढ़ेंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने बताया कि वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर इज ए नॉट ए इंसुलेटर। वाटर इलेक्ट्रिक को रोकने की बजाय वो और ज़्यादा बिगाड़ देता है, तो हम बोल सकते हैं वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट एन इंसुलेटर। तो ये हम चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़ेंगे कि इसके अंदर के डिफरेंस क्या क्या है। तो हमने कैसे देखा कि अर्थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट सप्लाइशन इन आवर हाउसेस। और हम चैप्टर 2 जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हमारे घरों में ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल वोल्टेज का थ्योरी आता है। उसी चैप्टर में हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट में हम बेसिकली रेजिस्टेंस, वोल्ट और करंट को इक्वल करते हैं, जहाँ पर हमारे घरों में कहाँ हमारे अप्लायंसेस में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसी में आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस बेसिकली करंट को रोकता है, तो रेजिस्टेंस का जो मतलब इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस पावर है वो इन्फिनिटी रहता है। ये भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, पर हम अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया है। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और क्या हो गया? हाँ, ये दोनों हो गया है। ये आपका बस आज के वीडियो में बस इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. It only moves from one form to another. इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या सीखा? It travels from positive terminal to negative terminal.
and electrons are moved opposite। इतना ही इस करंट में आपको सीखना है। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एसआई यूनिट और फॉर्मूला को समझेंगे और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ेंगे। सो थैंक यू।